साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग विजन आईएएस के जो न्यूज़ टुडे शीर्षक से डेली करंट अफेयर प्रोवाइड किया जाता है उसको यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत आईआईटी रुड़की में पेटा स्केल सुपर कंप्यूटर परम गंगा को स्थापित किया गया है। देखिए, राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत परम गंगा नामक एक सुपर कंप्यूटर जो है वो स्थापित किया गया है। कहाँ पे? आईआईटी रुड़की में। इसकी सुपर कंप्यूटिंग क्षमता जो है 1.66 पेटा फ्लॉप्स है। इसे राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के चरण 2 के तहत सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, जिसे सीडेक के नाम से जानते हैं, द्वारा डिजाइन और असेंबल किया गया है। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन की बात करें तो इस मिशन को वर्ष 2015 में 2015 में आरंभ किया गया था। इस मिशन का संचालन इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। साथ ही इसका कार्यान्वयन सीडेक और भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु द्वारा किया जा रहा है। इस मिशन का उद्देश्य देश भर में फैले हमारे राष्ट्रीय शैक्षणिक और अनुसंधान एवं विकास संस्थानों को मजबूत बनाना है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए 70 से अधिक उच्च प्रदर्शन वाली कंप्यूटिंग हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग एचपीसी सुविधाओं को परस्पर जोड़ते हुए एक विशाल सुपर कंप्यूटिंग ग्रिड की स्थापना की जा रही है। इस मिशन के चरण 1 और चरण 2 के तहत सीडेक द्वारा अब तक 11 ऐसी सुविधाएं स्थापित की जा चुकी हैं। इनकी कुल या संचयी परिकलन क्षमता या कम्युलेटिव कंप्यूटर पावर सीसीपी 20 पेटाफ्लॉप से भी अधिक है। इनमें से कुछ जो प्रमुख हैं वो हैं आपके परम शिवा, जिसको आईआईटी बीएचयू में स्थापित किया गया है, परम शक्ति को आईआईटी खड़गपुर में, परम ब्रह्म को आईआईएसईआर पुणे में स्थापित किया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसे याद रखिएगा। इन सभी सुपर कंप्यूटर्स को नेशनल सुपर कंप्यूटिंग ग्रिड नेटवर्क के माध्यम से नेशनल नॉलेज पार्क पर भी जोड़ा जाएगा। इस मिशन के 4 प्रमुख स्तंभ हैं। पहला है बुनियादी ढांचा, दूसरा है एप्लीकेशन या अनुप्रयोग, तीसरा है अनुसंधान एवं विकास, चौथा है मानव संसाधन विकास। इस मिशन के तहत बड़े पैमाने पर विकसित किए जा रहे एप्लीकेशन में कुछ चीज़ें शामिल हैं, जैसे कि जीनोमिक्स और दवाओं की खोज के लिए राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन प्लेटफॉर्म विकसित किया जा रहा है। दूसरा, अर्बन मॉडलिंग अर्थात कंप्यूटर आधारित सिमुलेशन का विकास किया जा रहा है। इसका उद्देश्य मौसम विज्ञान, जल विज्ञान, वायु की गुणवत्ता जैसे शहरी पर्यावरणीय मुद्दों को संबोधित करना है। और वहीं तीसरा है भारत की नदी घाटियों के लिए बाढ़ पूर्व चेतावनी और पूर्वानुमान प्रणाली विकसित की जा रही है। चौथा है तेल और गैस की खोज करने में सहायता के लिए सिस्मिक इमेजिंग अर्थात भूकंपीय चित्रण हेतु उच्च प्रदर्शन वाले कंप्यूटिंग सॉफ्टवेयर सूट एचपीसी सॉफ्टवेयर सूट का विकास किया जा रहा है। अब बात करते हैं कि सुपर कंप्यूटर होता क्या है। तो सुपर कंप्यूटर एक विशाल प्रणाली होती है। इसे विशेष रूप से अत्यंत जटिल वैज्ञानिक और औद्योगिक चुनौतियों का समाधान करने के लिए डिजाइन किया जाता है। पारंपरिक कंप्यूटर्स के विपरीत सुपर कंप्यूटर्स एक से अधिक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट अर्थात सीपीयू का उपयोग करते हैं। सुपर कंप्यूटिंग की या कंप्यूटर की प्रोसेसिंग गति को फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन प्रति सेकंड फ्लॉप्स में मापा जाता है। तो फ्लॉप्स का पूरा नाम क्या है? फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन प्रति सेकंड। पेटा फ्लॉप्स जो है यह 1000 ट्रिलियन फ्लॉप्स के बराबर कंप्यूटर की प्रोसेसिंग गति की माप है। वहीं फ्लोटिंग पॉइंट क्या है? यह वास्तविक संख्याओं को एनकोड करने की विधि है। देखिए, सुपर कंप्यूटर में सबसे तेज लैपटॉप की तुलना में 10 लाख गुना से भी अधिक प्रोसेसिंग पावर हो सकता है। अब बात करते हैं, केंद्रीय मंत्री ने वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर और इनोवेशन पार्क का शुभारंभ किया है। देखिए, पावर ग्रिड द्वारा विद्युत मंत्रालय और स्मार्ट ग्रिड मिशन के सहयोग से स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर की स्थापना की गई है। इस फ्रंटियर स्मार्ट ग्रिड प्रौद्योगिकियों को प्रस्तुत करने और उन्हें प्रगति लाने के लिए स्थापित किया गया है। यह जो ये स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर है, इसका लक्ष्य निम्नलिखित हेतु वैश्विक स्तर पर उत्कृष्टता के अग्रणी केंद्रों में से एक बनना है। किसके लिए? पहला, स्मार्ट ग्रिड प्रौद्योगिकियों से संबंधित नवाचार, उद्यमशीलता और अनुसंधान को प्रोत्साहित करने हेतु। दूसरा, विद्युत वितरक क्षेत्र में क्षमताओं के निर्माण करने हेतु। वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर का शुभारंभ स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर के भौतिक सेटअप की डिजिटल उपस्थिति को संभव बनाता है। इसकी आवश्यकता कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान महसूस की गई थी। राष्ट्रीय स्मार्ट ग्रिड मिशन की स्थापना वर्ष 2015 में की गई थी। ध्यान रखिएगा, 2015 में ही आपका राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन भी प्रारंभ होता है। इसका उद्देश्य भारत में स्मार्ट ग्रिड की स्थापना में तीव्रता लाना है। यह स्मार्ट ग्रिड से संबंधित नीतियों और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की योजना बनाने और निगरानी करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब स्मार्ट ग्रिड के बारे में बात करें तो यह ऑटोमेशन, संचार और आईटी प्रणालियों पर आधारित एक इलेक्ट्रिकल ग्रिड है। यह उत्पादन से लेकर खपत तक विद्युत के प्रवाह की निगरानी कर सकता है। साथ ही यह रियल टाइम या नियर रियल टाइम में विद्युत उत्पादन से मेल खाने के लिए
लोड को कम या विद्युत के प्रवाह को नियंत्रित कर सकता है। स्मार्ट ग्रिड के लाभ की बात करें तो पहला है पार्षण और वितरण, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन संबंधी हानि में कमी होती है। पीक लोड के दौरान प्रबंधन में सहायक होता है। सेवा की गुणवत्ता में सुधार हेतु आवश्यक है। विश्वसनीयता बढ़ाने में सहायक है। परिसंपत्तियों के बेहतर प्रबंधन में सहायक है। नवीकरणीय ऊर्जा के एकीकरण में सहायक है। रियल टाइम आधारित निगरानी में सहायक है तथा विद्युत की बेहतर पहुंच सुनिश्चित करने में सहायक है इत्यादि। यहाँ पे आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं स्मार्ट ग्रिड को किस प्रकार से ये डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन का कार्य इसके द्वारा किया जाता है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के अनुसार वर्ष 2035 तक, कब तक? 2035 तक देखभाल सेवाओं में निवेश से महिलाओं के लिए 23.4 करोड़ रोजगार के अवसर जो हैं वो पैदा हो सकते हैं 2035 तक। ठीक है, देखिए यह रिपोर्ट जो है केयर एट वर्क, इन्वेस्टिंग इन केयर लीव एंड सर्विसेज फॉर अ मोर जेंडर इनइक्वल वर्ल्ड ऑफ वर्क शीर्षक से प्रकाशित की गई। तो ध्यान रखिएगा, यदि पूछा जाए कि केयर एट वर्क, इन्वेस्टिंग इन ए केयर लीव एंड सर्विसेज फॉर अ मोर जेंडर इन इक्वल वर्ल्ड ऑफ वर्क, यह रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा। यह रिपोर्ट देखभाल नीतियों के संबंध में राष्ट्रीय कानूनों और प्रथाओं का वैश्विक विश्लेषण प्रदान करती है। देखभाल नीतियों में क्या शामिल है? देखभाल नीतियों में मातृत्व सुरक्षा, पितृत्व, अभिभावकीय और अन्य देखभाल से संबंधित अवकाश नीतियां, बाल देखभाल और दीर्घकालिक देखभाल सेवाएं शामिल हैं। देखिए देखभाल नीतियों से जुड़े हुए जो मुख्य निष्कर्ष दिए गए हैं इसमें वो कुछ इस प्रकार से हैं। पहला है सार्वभौमिक बाल देखभाल और दीर्घकालिक देखभाल सेवाओं में निवेश करने से वर्ष 2035 तक 29.9 करोड़ रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। इनमें से 78% रोजगार महिलाओं के हिस्से में आएंगे, मतलब 23.4 करोड़। वर्ष 2035 तक रोजगार सृजन की संभावना वाले क्षेत्र कौन से हैं? पहला है बाल देखभाल में 9.6 करोड़ प्रत्यक्ष नौकरियां हैं। दीर्घकालिक देखभाल में 13.6 करोड़ प्रत्यक्ष नौकरियां और गैर देखभाल क्षेत्रों में 6.7 करोड़ अप्रत्यक्ष नौकरियां हैं। देखभाल सेवाओं और नीतियों में लगातार और स्थायी अंतराल बना हुआ है। इसने पारिवारिक जिम्मेदारियों वाले लाखों श्रमिकों को पर्याप्त सुरक्षा और समर्थन से वंचित रखा है। गरिमापूर्ण और स्वतंत्र जीवन से युक्त स्वस्थ वृद्धावस्था के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए दीर्घकालिक देखभाल सेवाएं आवश्यक है। हालांकि मातृत्व अवकाश एक सार्वभौमिक मानव और श्रम अधिकार है, लेकिन अभी भी इसे पूरी तरह से अमल में नहीं लाया जा रहा है। विश्व के 64 देशों में मातृत्व अवकाश की अवधि अभी भी ILO के अर्थात अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के 14 सप्ताह के अनिवार्य मानकों से नीचे है। पितृत्व अवकाश पुरुषों के देखभाल अधिकारों और जिम्मेदारियों को सक्षम करने की कुंजी है। विडंबना यह है कि लगभग 2/3 सक्षम पिता अर्थात 1.26 अरब पुरुष जो हैं ऐसे देशों में रहते हैं जिनके पास पितृत्व अवकाश का कोई अधिकार ही नहीं है। अब बात करते हैं इस रिपोर्ट के जो मुख्य सुझाव हैं वो क्या है? पहला, इसके बारे में पर्याप्त ज्ञान, डेटा और जागरूकता का सृजन किया जाना चाहिए। दूसरा, देखभाल नीतियों और सेवाओं को डिजाइन और उन्हें लागू किया जाए। तीसरा, देखभाल नीतियां और सेवाएं कम लागत वाली होनी चाहिए। और चौथा है, प्रतिनिधित्व और सामाजिक संवाद को मजबूत करने की जरूरत है। ठीक है, तो ये 4 चीजें देखिए। देखभाल नीति के घटक क्या है? समय, आयु, सुरक्षा, सेवाएं और अधिकार। आगे बात करते हैं, आगे देखते हैं। भारत, बांग्लादेश और नेपाल ने बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल BBIN मोटर वाहन समझौता यानी BBIN MBA मोटर वाहन समझौता या मोटर व्हीकल एग्रीमेंट को अंतिम रूप दिया है। देखिए भारत, बांग्लादेश और नेपाल ने इस BBIN MBA को अमल में लाने वाले एक समझौता ज्ञापन को अंतिम रूप दिया है। ज्ञातव्य है कि BBIN MBA का उद्देश्य क्षेत्रीय व्यापार और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना है। यहाँ ध्यान रखिएगा, नाम में तो आपका बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल है, परंतु वर्तमान में भूटान ने इस समझौते से दूरी बना रखी है, तो केवल 3 देश शामिल हैं, भारत, बांग्लादेश और नेपाल। अब बात करते हैं BBIN MBA के बारे में। तो देखिए वर्ष 2014 में सार्क यानी दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन के काठमांडू शिखर सम्मेलन में पाकिस्तान के विरोध के कारण एक क्षेत्रीय मोटर वाहन समझौता पर सहमत नहीं बन पाई थी। इसके बाद BBIN MBA नामक कनेक्टिविटी परियोजना की परिकल्पना की गई थी। यह यात्री, कर्मियों और कार्गो वाहन यातायात के विनियमन के लिए एक उप क्षेत्रीय मोटर वाहन समझौता है। यह भूमि आधारित अंतर्देशीय सड़क परिवहन की सुविधा को और मजबूती प्रदान करेगा। वर्ष 2017 में भूटान पर्यावरणीय चिंताओं के कारण अपनी संसद से मंजूरी लेने में विफल हो गया था। इसके बाद वह अस्थायी रूप से इस परियोजना से बाहर हो गया।
इस अस्थायी रूप से, मतलब अभी भी आ सकता है। अब बात करते हैं इस BBIN-MVA का महत्व क्या है। तो देखिए, यह परियोजना भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास में तेजी लाने में मदद करेगी। साथ ही इसके चलते द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मूल्य श्रृंखलाओं का लाभ उठाया जा सकता है, फलतः निवेश संबंधों को भी बढ़ावा मिलेगा। साथ ही इसके चलते दक्षिण एशिया के भीतर अंतर क्षेत्रीय व्यापार में लगभग 60%, दक्षिण एशिया के भीतर अंतर क्षेत्रीय व्यापार में, और शेष विश्व के साथ व्यापार में 30% से अधिक की वृद्धि की संभावना है। अब इससे संबंधित जो चिंताएं हैं इसको अमल में लाने की, उनको भी देख लेते हैं। तो पहला है यातायात और प्रदूषण संबंधी चिंताओं के कारण भूटान इसमें शामिल नहीं हो पा रहा। दूसरा, विशेष रूप से निर्धारित सीमा चौकियों पर अवसंरचना की कमी है। और तीसरा, विनियमों और सीमा शुल्क प्रक्रियाओं के बीच सामंजस्य की बड़ी चुनौती है। चौथा, समझौते में शामिल सभी देशों के लिए एक व्यापक वाहन बीमा पॉलिसी की आवश्यकता होगी। आगे बात करते हैं हम लोग, एक गैंगस्टर से जुड़े केस ने भविष्य में होने वाले प्रत्यर्पणों पर उच्चतम न्यायालय की चिंता को बढ़ा दिया है। देखिए, हुआ क्या है कि उच्चतम न्यायालय ने गैंगस्टर अबू सलेम द्वारा दिए गए तर्क के आधार पर केंद्रीय गृह सचिव से कहा है कि वह इस मामले में सरकार का रुख स्पष्ट करे। गैंगस्टर सलेम ने तर्क दिया कि उसे 25 वर्ष से अधिक के लिए कारावास की सजा नहीं दी जा सकती। ऐसा इसलिए क्योंकि उसके प्रत्यर्पण के समय पुर्तगाल के अधिकारियों को इस संबंध में कानूनी व संप्रभु आश्वासन सोवर्जिन एश्योरेंस दिया गया था। ज्ञातव्य है कि अबू सलेम को पुर्तगाल में गिरफ्तार किया गया था, बाद में उसे भारत को सौंप या प्रत्यर्पित कर दिया गया था। उसे वर्ष 1993 के मुंबई सीरियल बम विस्फोट मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। उच्चतम न्यायालय ने सरकार को सलाह दी है कि वह पूर्व में दिए गए अपने आश्वासनों को पूरा नहीं करने के अंतर्राष्ट्रीय दुष्परिणामों पर भी विचार करें। भारत में प्रत्यर्पण के संबंध में बात करें, एक्स्ट्राडिशन इन इंडिया। देखिए, उच्चतम न्यायालय के अनुसार प्रत्यर्पण वह प्रक्रिया है जिसके तहत एक देश किसी दूसरे देश को वांछित अपराधी या अभियुक्त अथवा दोषी ठहराए गए व्यक्ति को सौंपता है। हालांकि इसके लिए शर्त यह है कि उस व्यक्ति का अपराध प्रत्यर्पित किए जाने वाले देश की अदालत में न्याय निर्णय के योग्य होना चाहिए। दूसरा, प्रत्यर्पण अधिनियम 1962 भारत से किसी दूसरे देश या दूसरे देश से भारत में भगोड़े व्यक्ति के प्रत्यर्पण की प्रक्रिया को शासित करता है। प्रत्यर्पण अधिनियम 1962, इस अधिनियम के तहत यदि किसी दूसरे देश के साथ भारत की कोई प्रत्यर्पण संधि उपलब्ध नहीं है तो केंद्र सरकार किसी भी अन्य अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन या अभिसमय को एक प्रत्यर्पण संधि के रूप में मान सकती है, बशर्ते कि उस कन्वेंशन में उन अपराधों का उल्लेख हो तथा ऐसे कन्वेंशन में भारत और संबंधित देश दोनों पक्षकार के रूप में शामिल हो। यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि विदेश मंत्रालय जो है ये सभी प्रत्यर्पण अनुरोधों पर विचार करने वाला केंद्रीय प्राधिकरण है। कौन है? विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय से कंफ्यूज मत होइएगा। प्रत्यर्पण से जुड़ी कार्रवाइयों की बात करें तो प्रत्यर्पण की कार्रवाई प्रत्यर्पण के लिए अनुरोध प्राप्त होने पर शुरू की जाती है। यह अनुरोध निम्नलिखित तरीकों से प्राप्त होती है। जैसे पहला, भारत और अनुरोध करने वाले देश के बीच सीधे राजनयिक चैनलों के माध्यम से। दूसरा, इंटरपोल से प्राप्त किसी रेड नोटिस के माध्यम से। तीसरा, आपसी संचार के माध्यम के अन्य स्थापित तरीकों के माध्यम से। अब आगे बात करते हैं, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए ग्रीन चैनल पेमेंट की स्थापना की गई है। देखिए, इसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण नेशनल हेल्थ मिशन द्वारा अथॉरिटी द्वारा स्थापित किया गया है। ग्रीन चैनल पेमेंट का उद्देश्य आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लाभार्थियों का इलाज करने वाले पैनल में शामिल अस्पतालों को किए जाने वाले भुगतान के मामले में तीव्रता लाना है। इसके तहत अच्छे रिकॉर्ड वाले अस्पतालों के इस चैनल के माध्यम से योजना के तहत किसी भी उपचार के लिए हुए व्यय का 50% भुगतान तुरंत किया जाएगा। देखिए, वर्तमान में क्या है कि पैनल में शामिल अस्पताल को उसके दावे के स्वीकृत होने और राज्य स्वास्थ्य एजेंसी द्वारा भुगतान किए जाने के बाद भुगतान प्राप्त होता है। यह अवधि गैर पोर्टेबिलिटी दावों के लिए 15 दिन और पोर्टेबिलिटी दावों के लिए 30 दिनों की होती है। ग्रीन चैनल पेमेंट के महत्व के बारे में बात करें तो इसके चलते अस्पतालों को समय पर और उचित भुगतान किया जा सकेगा, जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए महत्वपूर्ण है। यह आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लाभार्थियों का इलाज करने में अस्पतालों की अधिक भागीदारी को प्रोत्साहित करेगा। अब बात करते हैं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में। यह एक बीमा योजना है। इस योजना के तहत द्वितीयक और तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल के लिए लाभार्थियों को बीमा दिया जाएगा। इसके तहत अस्पताल में भर्ती होने पर प्रत्येक परिवार के लिए 5 लाख रुपए तक के स्वास्थ्य खर्च को उठाया जाता है। साथ ही इसके तहत कैशलेस और पेपरलेस वार्षिक स्वास्थ्य सेवा लाभ प्रदान किया जाता है। अब बात करते हैं, यह किसी सरकार द्वारा वित्त पोषित विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। ठीक है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना 2011 के आधार पर लाभार्थी परिवारों की पहचान की जाती है तथा इस योजना की शुरुआत वर्ष 2018 में की गई थी। ये फैक्ट जरूर याद रखिएगा। यह योजना स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत
के एक संलग्न कार्यालय NHA अर्थात आपका राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। यहाँ एक फैक्ट और याद रखिए, कहा जाए कि यह पूरे भारत में लागू है, नहीं, यह पश्चिम बंगाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और उड़ीसा को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में लागू है, तो पूरे भारत में लागू नहीं है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं अन्य सुर्खियों में जो चीज़ें रही हैं। पहला है, भारत ने कोयला आयात में उल्लेखनीय कमी हासिल की है। देखिए, कोयला मंत्रालय ने कहा है कि वर्ष 2020 के अप्रैल से दिसंबर माह की तुलना में वर्ष 2021 के दौरान नॉन कोकिंग कोल के सभी ग्रेड के आयात में लगभग 20% की कमी आई है। अब प्रश्न उठता है कि नॉन कोकिंग कोल होता क्या है? तो नॉन कोकिंग कोल में कोकिंग का कोई गुण नहीं होता है। देखिए, इसका उपयोग मुख्य रूप से विद्युत उत्पादन के लिए ताप उत्पन्न करने वाले कोयले के रूप में किया जाता है। इसमें राख की मात्रा अधिक होती है। इसका उपयोग सीमेंट, उर्वरक, कांच, चीनी, मिट्टी, कागज, रसायन और ईंट निर्माण जैसे उद्योगों में किया जाता है। कोकिंग कोल क्या होता है? कोकिंग कोल को धातुकर्म मेटलर्जिकल कोयले के रूप में भी जाना जाता है। इसका उपयोग कोक बनाने के लिए किया जाता है, जो स्टील के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण और अनिवार्य इनपुट्स में से एक है। आगे बात करते हैं लैंड पुलिंग के बारे में। देखिए, सरकार ने कहा है कि लैंड पुलिंग के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए दिल्ली विकास अधिनियम 1957 में संशोधन प्रस्तुत किया गया है। लैंड पुलिंग को भूमि पुनर्समायोजन, लैंड रीएडजस्टमेंट या भूमि पुनर्गठन के रूप में भी जाना जाता है। यह भूमि अधिग्रहण से जुड़ी एक रणनीति है। इसके तहत निजी तौर पर धारित भूखंड के स्वामित्व अधिकार एक नियुक्त एजेंसी को हस्तांतरित किए जाते हैं। इसके परिणामस्वरूप इन भूमि खंडों को पूल किया जाता है। भूमि के विकास के बाद लैंड पुलिंग एजेंसी बुनियादी ढांचे की लागत वसूल करती है। लागत के कुछ हिस्से की कटौती करने के बाद एजेंसी भूमि का पुनर्वितरण करती है। अब बात करते हैं कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO के बारे में, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन EPFO के बारे में। देखिए, EPFO ने वर्ष 2015 के वित्त मंत्रालय के निर्देश के अनुसार दावा न किए गए धन में से 100 करोड़ रुपए वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव पेश किया है। EPFO एक सेवानिवृत्त निधि निकाय है। यह भारत में सभी वेतनभोगी कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा कवरेज प्रदान करता है। यह 3 योजनाओं का संचालन करता है: कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1952, पेंशन योजना 1995 और बीमा योजना 1976। ध्यान रखिएगा, कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1952, पेंशन योजना 1995 और बीमा योजना 1976। EPFO श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत एक सांविधिक निकाय है। यह भी फैक्ट याद रखिएगा। आगे चलते हैं इंटरनेट व स्मार्टफोन के बिना UPI भुगतान के बारे में। देखिए, UPI 123 पे को RBI और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI द्वारा आरंभ किया गया है। यह सुविधा फीचर फोन यानी साधारण फोन पर भी कार्य करेगी। इसके तहत उपयोगकर्ता एक 3 चरणीय प्रक्रिया के माध्यम से डिजिटल लेन देन कर सकते हैं। इसका उपयोग इंटरनेट कनेक्शन के बिना डिजिटल भुगतान करने के लिए किया जा सकता है। उपयोगकर्ता द्वारा कुछ ऑफलाइन चरणों को फॉलो कर आसानी से UPI भुगतान कर सकते हैं। यह डिजिटल नवाचारों में सहायता प्रदान करेगा। इससे देश में डिजिटल परितंत्र और वित्तीय समावेशन और अधिक मजबूत होगा। इसके अतिरिक्त RBI ने डिजी साथी का भी शुभारंभ किया है। डिजी साथी क्या है? यह डिजिटल भुगतान संबंधी सभी उत्पादों के संबंध में उपयोगकर्ताओं के संदेहों का समाधान करने के लिए 24x7 हेल्पलाइन है। आगे बात करते हैं यूक्रेन अंतर्राष्ट्रीय सेना के बारे में। देखिए, यूक्रेन ने रूसी सेना से लड़ने के लिए दूसरे देश के लोगों हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय सेना की स्थापना की है। इस अंतर्राष्ट्रीय सेना में देश भर से 500 से अधिक भारतीय जो हैं स्वेच्छा से शामिल हुए हैं। भारतीय घरेलू कानून यह स्पष्ट करता है कि ऐसा कृत्य IPC यानी भारतीय दंड संहिता राज्य के विरुद्ध अपराध के अध्याय 6 की धारा 121 से 130 के तहत दंडनीय अपराध है। इन धाराओं के तहत 7 वर्ष से 10 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। साथ ही इसके तहत अभियुक्त की संपत्ति को भी जब्त किया जा सकता है। जिस विदेशी सेना में भारतीय नागरिक शामिल होते हैं और कोई शत्रुतापूर्ण कार्य करते हैं या वह सेना जब भारत विरोधी होती है तो इस कानून को लागू किया जाता है। आगे बात करते हैं वर्ष 2021 का अस्थायी सुरक्षा निर्देश टेम्परेरी प्रोटेक्शन डायरेक्टिव TPD ऑफ 2021 रूस, ये 2001 का है। वर्ष 2001 का स्थायी सुरक्षा निर्देश है, ठीक है, 2021 नहीं 2001। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के शुरुआती 10 दिनों में 15 लाख से अधिक लोग यूक्रेन छोड़ चुके हैं। इस संकट के प्रत्युत्तर में यूरोपीय संघ के सदस्य देशों ने यूरोपीय संघ के परिषद के निर्देश यानी अस्थायी सुरक्षा निर्देश को सक्रिय करने का निर्णय लिया है। TPD अर्थात अस्थायी सुरक्षा निर्देश के तहत यूरोपीय आयोग अस्थायी सुरक्षा को एक असाधारण उपाय के रूप में वर्णित करता है। इसके तहत गैर यूरोपीय संघ के देशों से विस्थापित व्यक्तियों और अपने मूल देश में लौटने में असमर्थ व्यक्तियों को तत्काल और अस्थायी सुरक्षा प्रदान की जाती है।
यूरोपीय संघ ने पहली बार यूक्रेन युद्ध के मामले में अस्थायी सुरक्षा निर्देश लागू किए हैं। आगे बात करते हैं जॉफरी या ट्रेलिस प्रणाली के बारे में। देखिए, ट्रेलिस या जाफरी प्रणालियों का उपयोग कृषि में बेल वाली फसलों को सहारा देकर उनके फलों को जमीन से दूर रखने के लिए किया जाता है। इसका अर्थ है अर्ध खड़ी किस्मों या जमीन पर क्षैतिज वृद्धि करने वाली किस्म दोनों को सहारा दिया जाता है। एक ट्रेलिस संरचना को 4 स्तंभों, बांस के खंभों और रस्सी का उपयोग करके तैयार किया जाता है। इसके तहत पौधे बांस और रस्सियों के सहारे लंबवत वृद्धि करते हैं। लाभ क्या है? यह प्रणाली जलभराव की स्थिति में फसल को नुकसान से बचाती है। यह प्रणाली पोषक तत्वों, जल, कार्बन डाइऑक्साइड आदि के उपयोग को बेहतर करती है। इसके चलते वायु का उचित प्रवाह संभव हो पाता है। फलतः कीटों और रोगों के नियंत्रण में भी सहायता मिलती है। इस प्रणाली से खरपतवारों को हटाने, स्टेकिंग, प्रोपिंग, कीटनाशक छिड़काव और कटाई सुगम हो जाती है। इससे कृषि की लागत कम हो जाती है। आगे बात करते हैं बायोमास दहन के बारे में, बायोमास बर्निंग के बारे में। हाल ही में केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि बायोमास दहन की घटना को कभी भी अपराध घोषित नहीं किया जाएगा। हरी और सूखी वनस्पतियां जलाने को ही क्या कहते हैं? बायोमास दहन कहते हैं। इसमें मानव द्वारा भूमि की सफाई करने और भूमि के अन्य उपयोग के लिए वनस्पतियों को जलाना और प्राकृतिक कारणों जैसे कि आकाशीय बिजली जनित आग से वनस्पतियों को जलना आदि भी शामिल है। इस प्रक्रिया के कारण बड़ी मात्रा में ठोस कार्बन कण, ग्रीन हाउस गैस आज वायुमंडल में पहुंच जाते हैं। इस किसानों द्वारा बायोमास दहन को रोकने के लिए इनका वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जाना चाहिए। वैकल्पिक उपयोग में क्या शामिल है? ताप विद्युत संयंत्रों में को फायरिंग में, एथेनॉल और बायोमास संयंत्रों के लिए फील्ड स्टॉक के रूप में, ईंट भट्टे में आग के लिए और पैकेजिंग सामग्री बनाने में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।